तो भाई बच्चों, जिस चीज का इंतजार था हमें इतने दिनों से, वो चीज फाइनली अब आ गई है। आपका टर्म वाइज सिलेबस आ चुका है। इकोनॉमिक्स का मैं डिस्कशन कर लूंगा। अगर तुम बोलोगे तो अकाउंटेंसी का भी कर लेंगे डिस्कशन, लेकिन पहले हम इकोनॉमिक्स का कर लेते हैं। ठीक है? बिकॉज मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं नॉलेज दोनों की बहुत अच्छे से रखता हूँ। है ना? दोनों ही मेरे बेस्ट सब्जेक्ट हैं। तो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं भाई इकोनॉमिक्स का। और जैसा कि बेटा तुम्हें पता है कि टर्म वन का जो पेपर होने वाला है वो कंप्लीटली एमसीक्यू होने वाला है। ओके? तो एमसीक्यू बेस्ड जो आपका सिलेबस यहाँ बताया गया है, ये एक्चुअली 11th क्लास का भी आ गया है ना? 11th और 12th दोनों का है। ये रहा बच्चों आपका टर्म वाइज फर्स्ट टर्म का पेपर का सिलेबस, जिसमें तुम्हें दिख रहा है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और यूनिट नंबर 3, जो एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट है, उन दोनों को कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया गया है टर्म 2 में। ठीक है? नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, यूनिट 1 और यूनिट 3 जो मेजर यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर में आएगा, जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे दिया गया है कंप्लीटली जो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका है उसको। लेकिन थ्योरेटिकल ऐसा है जिसमें से ये चाहे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। तो जरा हम देख लेते हैं बच्चों। यूनिट नंबर 2 इन्होंने दी है, यूनिट नंबर 4 इन्होंने दी है, और यूनिट नंबर 5 भी दी है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि तुम सबको एक बार दिख जाए। हम्म, ये है बच्चों आपकी यूनिट नंबर सेकंड, ये है आपकी यूनिट नंबर 4, और ये है यूनिट नंबर 5। ठीक है? इनकी डिटेल भी देखते हैं हम अभी क्या क्या आया है। ये 3 यूनिट इन्होंने दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कहां पर? टर्म 1 में। और जो 2 यूनिट बची मैक्रो की, जो मेजर यूनिट्स हैं, ओके, जो हमारे ओरिजिनल एग्जाम में हुआ करती थी 10 मार्क्स और 12 मार्क्स, टोटल मिला के 22। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि 22 मार्क्स जो वेटेज रखता था मैक्रो का, वो दिया गया है सब्जेक्टिव में। ओके? और आपको ये मान के चलना है कि 18 मार्क्स जो है वो आपके आने वाले हैं लगभग लगभग किसमें? ऑब्जेक्टिव में। है ना? थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन कम रखा गया है अगर सिलेबस के हम वेटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो। ये हम पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट बजट भी पढ़ चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली यूनिट का फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है 2 दिन में। उसके बाद छोटा सा 2-3 दिन का चैप्टर बचेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हम कर लेंगे। मतलब कुल मिला के हम देखा जाए तो 2-3 तारीख से पहले पहले हम मैक्रो हमारी फिनिश कर देंगे फॉर द टर्म 1। मैक्रो फिनिश हो जाएगी 100%। और इसके रेगुलर टेस्ट हम बार बार लेते रहेंगे। ठीक है? ये तो बात हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब हमें अप्रोच पता लग गई है कि जो यूनिट्स आपके एमसीक्यू वाइज हैं, उनकी प्रिपरेशन हमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो इसमें बच्चों आपके आ जाती है, ये है यूनिट नंबर 6 इकोनॉमिक्स की, जो है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें ये 3 चैप्टर हैं। ओके? ये जो दूसरा वाला चैप्टर है ना, इसको बुक में रखते हैं लोग, तो अगर तुम राइटर्स की बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो 4 चैप्टर है इसमें। ओके? और उसके बाद करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपके यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 में 3 चैप्टर हैं, वो तीनों चैप्टर इन्होंने यहाँ पे डाल दिए। ओके? तो टोटल मिला के 7 चैप्टर तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पोर्शन में से इन्होंने दिए हैं। 7 चैप्टर्स। ओके? जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, हम क्या करने वाले हैं, पहले मैक्रो खत्म करने वाले हैं। पहले हम मैक्रो खत्म कर देंगे, कंप्लीटली मैक्रो खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। और बच्चों उसमें अप्रोच क्या रखेंगे, देखो मैं आपको बता दूं पहले। अगर हम फेस टू फेस स्टार्ट कर देंगे क्लास, तब भी मेरी अप्रोच यही रहेगी। और अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर हम फेस टू फेस पढ़ते हैं तो बच्चों मैं आपको बोल के लिखवाऊंगा, और बड़े से बड़े टॉपिक को हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। है ना? पॉइंट्स के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो हर पॉइंट की इंपॉर्टेंस आपको पता होगी, और इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर बन जाए तो तुम लोग कर पाओगे। है ना? एमसीक्यू में इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इंडिविजुअल अगर बन जाता है तो हम उसको कर पाएंगे, ये ध्यान रखना।
तो अब जो हम अप्रोच रखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो रखने वाले हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच। और पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसी को निपटाएंगे, जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया है टर्म 1 का, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7, इसको निपटाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो। अच्छा, एक जरूरी बात और रह गई, ये जो आपका टर्म 1 का पेपर होगा उसका टाइम क्या रहेगा? उसका टाइम रहेगा 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स का रहेगा। और इसमें से उसने कहा है पर्टिकुलरली थ्योरी 40 मार्क्स की है। अब इसका मतलब क्या निकलता है? थ्योरी का मतलब मुझे ये लगता है कि आपके जो प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले ना, वो 40 मार्क्स के आने वाले हैं। और इसके अलावा अगर कुछ बन सकता है तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बेटा मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी से बनेंगे या हो सकता है दोनों से भी आ जाए। अभी इतना ज्यादा डिटेल में इन्होंने नहीं बताया, सिर्फ सिलेबस इन्होंने डिवाइड करके बताया है ना। तो याद रखना कि हमें केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने, हम हर चैप्टर के करेंगे मैक्सिमम जितना हो सकता है, और एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी। ओके, क्योंकि वो भी आ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने टाइप के बन सकते हैं ना, वो सब आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिल इन द ब्लैंक वाले एमसीक्यू भी आएंगे। ओके, आपके ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट देंगे, वो बताओ इसमें से कौन सा ट्रू या कौन सा फॉल्स है ना, वैसे वाले क्वेश्चन भी आएंगे। आपके प्रॉपर एमसीक्यू जो होते हैं, चार में से आप बेस्ट सेलेक्ट करो वो कौन सा है, वैसे वाले क्वेश्चन भी आएंगे। एजर्शन एंड रीजन वाले भी आएंगे और केस स्टडी वाले भी आएंगे, है ना। तो हम हर तरह की क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अच्छा, मैं तुम्हें इतना और बता दूं प्रोजेक्ट का क्या रहेगा सिस्टम। बच्चों, सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि प्रोजेक्ट के मार्क्स तो वही है 20, लेकिन 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट आपका रहेगा टर्म 1 का, और 10 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका टर्म 2 का। लेकिन अब सवाल उठता है, सर क्या हमें इसको अलग अलग बनाना है? नहीं बेटा, आपको अलग अलग नहीं बनाना है। सीबीएसई ने ये साफ साफ बोल दिया है कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो एक साथ बनाना है। बस आपको उसको क्लासिफाई कर देना है टर्म 1 और टर्म 2 में, अलग अलग टॉपिक्स हो सकता है आपको दिए जाएंगे, तो आपको अलग अलग उसको क्लासिफाई कर देना है। हो सकता है फाइल आपको अलग अलग बनानी पड़े, तो लेकिन होगा एक बार में ये काम, है ना। असेसमेंट का जो काम है वो एक बार में ही होगा, अलग अलग टाइम पे नहीं होगा। ओके, तो आपको दो फाइल बनानी पड़ सकती है, ओके, टर्म 1 की, टर्म 2 की, लेकिन ये वाला काम एक साथ ही होगा। तो ये एक बड़ी हेडेक हमारी खत्म हो गई है। अब अगर बच्चों में इसके डिटेल्स पे आऊं, तो सभी लोग ध्यान से देखना, अगर हम डिस्कशन कर लें, और मैं तुम लोगों को भी इंक्लूड करूंगा यहां से, जरा ध्यान से देखो। ये टर्म 1 में मैक्रो की बात करें हम लोग, जरा देखो मनी एंड बैंकिंग में, मनी में क्या क्या है भाई? मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी। बच्चों ये हमने पढ़ा हुआ था, बल्कि हम तो बहुत मोर देन सफिशिएंट पढ़ चुके हैं, है ना। मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, कि भाई मनी का मतलब क्या होता है, ओके, और मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, ओके, और मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा था, कि मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या होते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ओके, और डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ओके। तो ये आ सकता है यहाँ पे। इसके बाद मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ये तो बेटा आपके बैंकिंग वाला पोर्शन आ गया। तो मनी में क्या क्या है देखो, मैं आपको बता दूं, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे क्लियरली नहीं कहे गए हैं, जैसे कि आपके हिस्ट्री या इवोल्यूशन ऑफ मनी, वो वाला टॉपिक यहाँ पे नहीं बोला गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें और कौन से टॉपिक थे हमारे, अगर हम देखें तो इसमें, एक मिनट, टॉपिक वाइज देखें पुराने सिलेबस में, अकाउंट ऑफ मनी। एक मिनट बेटा, इसको डिटेल में ही देख लेते हैं हम लोग। अब वैसे तो मैंने निकाल के रखा हुआ था, एक मिनट रुको, हम लोग डिटेल में देख ही लेते हैं एक बार। पुराना सिलेबस भी मैं तुम लोगों के सामने ले आता हूँ, ताकि पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए। पीडीएफ ग्रुप में भेज देना। अरे बिल्कुल भेजूंगा बेटा, क्यों चिंता करता तुम। एक मिनट। ये रहा आपका ओल्ड सिलेबस।
एक सेकेंड, डाउनलोड काहे नहीं हो रहा है ये? इसको एक्चुअली यहाँ पे नहीं खोलना रे, डाउनलोड हो जा। ये रहा बच्चों आपका ओल्ड सिलेबस। तो अगर मैं इसमें 12th क्लास का निकालूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, बाकी डिटेल में एनालिसिस करके हम इसको बाद में देखेंगे। ये रहा भाई आपका मनी एंड बैंकिंग। तो अगर मनी एंड बैंकिंग में हम बात करें, ये पुराना सिलेबस है, तो जरा ध्यान से देखो। मनी का मीनिंग सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सेम है। ओके, तो मतलब मनी में तो सब कुछ आ रहा है, जो पहले था वही अभी भी है ना, नो चेंज। मनी में कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। मनी वाले टॉपिक में 100% है जो हमने पढ़ा है, आपको बेटा पूरा पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है। बैंकिंग की अगर हम बात करें, तो बैंकिंग के लिए कुछ जरूर ऐसे बच्चे बोलते थे कि सर वो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि सीबीएसई ने पहले हटाया भी था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बोलते थे कि सर वो जो क्रेडिट क्रिएशन वाला पॉइंट है ना, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब जो है ना, ये सीबीएसई ने हटा दिया है। ये पहले की बात है कि पहले सीबीएसई ने हटाया था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना पहले हटा था, ना ये अभी हटा है। तो अगर हम लेटेस्ट वाले सिलेबस में इसको देखेंगे, तो देखो, कमर्शियल बैंक के फंक्शन भी इसमें आ गए। कमर्शियल बैंक के 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और एक एडवांसिंग ऑफ लोन, ये लोन देता है, और साथ ही साथ मनी क्रिएशन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का। क्रेडिट क्रिएशन हमने पढ़ा था, पैसे से पैसा बनाना। ओके, तो ये पूरा है। और इसके बाद सेंट्रल बैंक पूरा है 100%, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मनी एंड बैंकिंग बच्चों, एकदम लेटेस्ट न्यूज, 100% है, कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है मनी एंड बैंकिंग में। ओके, फंक्शंस हैं पूरे, सारे फंक्शंस दिए हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक के हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक के हो। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम था, ओल्ड सिलेबस में भी, और ओल्ड में न्यू में जब सेम है तो मतलब चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब यूनिट नंबर 4 जो आपकी थी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, कम से कम हमने इसमें 14-15 दिन लगाए, 2 हफ्ते कम से कम हमने खर्च किए, और इसका टेस्ट भी तुम्हारा हो चुका है ना। तो बच्चों इसका अब रिजल्ट मिलना चाहिए। एक बार जरा हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट में क्या क्या है। गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसका जरा वेटेज तो देखें हम लोग, वेटेज नहीं देखा हमने बच्चों। मनी एंड बैंकिंग का वेटेज है 6 मार्क्स, जैसा पहले था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का जो वेटेज है वो भी 6 मार्क्स है, एग्जैक्टली सेम है। ओके, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है ना, बिल्कुल सेम है। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, बेटा ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग भी पढ़ा था। और अगर तुम जिसकी करंट अफेयर की बात करते हो ना, तो मैंने तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा चीजें कितनी पढ़ाई हुई, तुम सोचो कि हमारे यहाँ पे बजट पेश कब होता है, हमारे यहाँ पे बजट पेश कौन करता है, अप्रूव पहले होता है, उसके बाद जारी होता है, सिग्नेचर उसमें प्रेसिडेंट के होते हैं, ये सब नॉर्मल बातें होती है, इसी को करंट अफेयर का नाम तुम दे सकते हो, है ना। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में, कि भाई लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्च किया गया, ऐसा नहीं आएगा, है ना, ऐसी कोई चीज मुझे लगता नहीं आएगी। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था जो इंडियन इको के जो स्टैट्स होते हैं ना, उससे हाँ रिलेटेड हाँ पूछ सकता है ना कि हाँ, बिल्कुल मतलब अभी बिल्कुल, इंडियन इको में आ सकता है डेफिनेटली, मैक्रो में नहीं आएगा बेटा। इंडियन इको में तो स्टेट्स हमेशा से आते रहे। अगर तुम एग्जाम्स उठा के देख लोगे तो स्टेट्स अलग से पढ़ाए जाते हैं, हम खुद पढ़ाते हैं, अलग से मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ इंडियन इकोनॉमी के, है ना, जिसमें ओनली एंड ओनली डेटा होता है। तो डेटा उसमें आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं आएगा जो एकदम लेटेस्ट हो, जो एक बहुत रीजनेबल और एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना, जो रेलेवेंस रखता है सब्जेक्ट से, वो जरूर आएगा, है ना। तो इसमें परेशान मत होना कि सर एकदम करंट आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भुवन। ओके, अच्छा, आगे देखो। मीनिंग हम पढ़ चुके थे, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, टोटल 7 ऑब्जेक्टिव थे। और कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे कि भाई बजट के कंपोनेंट कितने होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर, उसका भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। देखो क्लासिफिकेशन पूरा है,
रेवेन्यू और कैपिटल का और एक्सपेंडिचर का भी पूरा है। ओके, डेफिसिट है या नहीं है? अरे भाई कुछ भी डिलीट नहीं किया इन्होंने, डेफिसिट भी पूरा है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। और उनका मीनिंग, मीनिंग का मतलब है, ये बड़ी भारी चीज है, ये कुछ भी दे देगा तुम्हें, कुछ भी दे सकता है। मीनिंग का मतलब आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, कुछ भी दे देगा, है ना। तो ये तो भाई अभी तक की लेटेस्ट न्यूज ये है कि यूनिट 2 और यूनिट 4 में से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। ओके, है ना। एक बार पुराना वाला भी देख लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट बजट में कुछ एक्स्ट्रा था क्या, जरा देखो एक बार। गवर्नमेंट बजट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं था बच्चों, सब कुछ यही था, है ना। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, इतना ही तो होता है उसमें, और क्या होता है, बस छोटा सा चैप्टर है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल हम पढ़ चुके हैं, फिक्स अपना चल रहा है, मैनेज्ड फ्लोटिंग अपना आने वाला है। तो ये पूरा है, मुझे लगता नहीं है इसमें से भी 100% है बच्चों, डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है। ये याद रखना, गलत फहमी मत रहना कि कुछ डिलीट हुआ, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। दोनों सिलेबस तुम्हारी आंखों के सामने है ना, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, देखो एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इंडियन इको की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इंडियन इको तुमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ एक जरूर बात यह है बच्चों की, हम अप्रोच जो रखेंगे वो रखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ओके, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब, चलो मैं तुम्हें अपने नोट्स एक बार दिखा भी देता हूँ, इंडियन इको के जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, है ना, वो मैं आपको नोट्स दिखा भी देता हूँ ताकि तुम लोगों को एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, है ना। एक सेकेंड, कि भाई हमें अप्रोच सर क्या ये करना है। 28 पीरियड, क्या बेटा बोलो आयुष? सर ये 28 पीरियड 17 पीरियड ये क्या लिखा हुआ है? अरे मतलब टीचर को इतने टाइम में इसको पढ़ाना चाहिए, इतने दिन लेके या इतने पीरियड्स लेके, एक दिन में अगर 2 पीरियड आपके आते हैं तो आपको इतने पीरियड्स में इसको खत्म करना है, ऐसा होता है बेटा। देखो जैसे बेटा मैं आपको बताऊं, खैर ये तो मेरे ओल्ड नोट्स थे, ओल्ड वाले थे, है ना। लेकिन जैसे एक चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी तुम्हारा किस में आएगा, ये भी तुम्हारा आएगा अभी ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो अगर तुम इसको देखोगे ना, तो मेरी अप्रोच हमेशा से वही रही है, पॉइंट टू पॉइंट वाली। ये देखो इसी तरह से हम पढ़ाते रहे, ये पीडीएफ नहीं है, पीपीटी है, ये तो पीडीएफ ओपन हो गया गलती से, है ना। ये पीपीटी में हम पढ़ते हैं, अप्रोच अपनी वही रहती है ना। तो देखो पूरा इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ना। पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच रखनी है, इसमें तो मैं बहुत सारे चेंजेस करने वाला हूँ, ये नोट्स तो मैं बिल्कुल अभी वेस्ट हो गए हटा दूंगा, एकदम फ्रेश नोट्स बनाऊंगा आपके लिए। ओके, और मेरे नोट्स बच्चों कैसे होते हैं आपको पता है, एटलीस्ट 3 बुक्स हैं जिनसे मर्ज करके मैं नोट्स बनाता हूँ, है ना। तो बस हमको बस मन में जोश जगा के रखना है, प्रिपेयर्ड रहना है, और नवंबर में होने वाले पेपर को फोड़ देंगे बस हम, ये टारगेट लेके चलो अभी से, है ना। कि कुछ भी हो जाए 40 आउट ऑफ 40 लेके आएंगे सर हम तो, कैसा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि सर हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप इस लेवल के टेस्ट ले रहे हो कि कुछ भी आ जाए हम कुछ भी कर देंगे, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, सब हो जाएगा। ओके, अब जरा एक बार बेटा अगर सब्जेक्टिव की बात करें, वैसे अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे सब्जेक्टिव की, लेकिन अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो जरा सब्जेक्टिव को देखो तो, ये तो यार ओल्ड वाला है, एक मिनट, न्यू वाला कहाँ गया, ये रहा। सब्जेक्टिव में आपकी नेशनल इनकम वाली यूनिट है, तो जो हम पूरी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, ये जरूर हमारी बाकी है। और ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमने इसको छेड़ा भी नहीं अभी तक, है ना। तो हमारा देखो टाइम बच गया है यहाँ पे, इसको हम उठाएंगे अब बाद में, अभी पूरा फोकस हमारा टर्म 1 पे रहेगा। जब तुम्हारे टर्म 1 के पेपर हो जाएंगे ना, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आना, तो उसके बाद ही हम आएंगे किस पे, इस पे, और डिटेल में इसको तभी पढ़ेंगे, अभी कोई बिल्कुल छुए भी ना इस यूनिट को, ठीक है। और अगर इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए, अच्छा ये यूनिट कौन सी है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यूनिट नंबर आपकी है 1 और यूनिट नंबर है 3, 3 यूनिट यहाँ पे है। अब देखो सीबीएसई वालों का खेल, तुमने ध्यान दिया, टर्म 1 में इन्होंने मैक्रो का पोर्शन रखा है कम, देखो जरा कितने मार्क्स का रखा है मैक्रो इन्होंने, 18 का, और इंडियन इको रखी है कितने की, 22 की, 18 एंड 22। और अगर तुम देखोगे सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में इन्होंने कर दिया उल्टा, मैक्रो का पोर्शन कर दिया ज्यादा और इंडियन इको का कर दिया इन्होंने कम, ठीक है। तो इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि किसका पोर्शन ज्यादा आ रहा है। तो बेटा पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा हम कहां पर थे, कोई बताएगा मुझे? सब्जेक्टिव पेपर था। सब्जेक्टिव पे थे,
तो बेटा सब्जेक्टिव में मैं आपको ये बता रहा था, ये फंडा समझ में आ गया तुम्हें कि इन्होंने मैक्रो का पोर्शन टर्म 1 में तो रखा है कम और टर्म 2 में रखा है ज्यादा। ठीक है, 22 मार्क्स का इन्होंने रखा है टर्म 2 में और टर्म 1 में 18 का रखा है, और वही उल्टा कर दिया इन्होंने इंडियन इको में। तो तुम यहीं से समझ जाओ कि किस पे हमें कब ज्यादा ध्यान देना है। मैक्रो का जो ज्यादा भारी वाला पोर्शन है, लेकिन बच्चों एक खेल है, मैं तुम्हें बता दूं बहुत तगड़ा वाला खेल है ये मतलब ये मान के चलो थोड़ी चोटी हो गई तुम लोगों के साथ में। ये जो 3 चैप्टर थे ना, मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर ये सब्जेक्टिव में आते ना तो तुम्हें बहुत इजी पड़ते। ये ऑब्जेक्टिव में आने का मतलब है ये थोड़ा सा क्या है कि डिफिकल्टी क्रिएट करना चाहते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि इनमें से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमें बहुत ज्यादा तंग कर सकते हैं। ये मान के चलो तुम, है ना। तुमने देख ही लिया होगा एग्जांपल इसका, मनी का जब मैंने टेस्ट बनाया था वो तो चलो मैंने फिर भी एवरेज बनाया था, है ना। बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी इन चैप्टर्स में से बन सकते हैं, है ना। इसलिए बेटा हमें प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग रखनी है। अब मेरे को बताओ अभी मंथ कौन सा चल रहा है? जुलाई जुलाई चल रहा है। जुलाई जुलाई निकल गया, मैं इसको खत्म मानता हूं। अब हमारे पास कितने महीने बचते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को मैं काउंट नहीं करूंगा, है ना। चलो कर लेते हैं, ये ऐसा करते नहीं करते हैं। नवंबर को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, पता है क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि उस नवंबर में मैंने दिवाली, दशहरा सब काउंट कर लिया, छुट्टियां पूरी मान ली तुम्हारी। तो तुम्हारे पास नेट जो बचा है वो 3 महीने है। और 3 महीनों में अच्छी बात यह है कि देखो तुम्हारा मैक्रो वाला तो पोर्शन फिनिश हो चुका है, यहां तक कि हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे 2-2 बार। ओके, बची बात इंडियन इको की। इसमें थोड़ा सा समझदारी वाला अप्रोच लेके चलना है सभी को। और बच्चों याद रखना, सभी बच्चे, किस किस का टारगेट यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 का है? हैंड रेस कर दो फटाफट जल्दी से। कौन कौन लेके आना चाहता है 40 आउट ऑफ 40? जल्दी। सर मैं। क्या बात है, सबने हैंड रेस कर दी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं की है। बेटा तुम्हें क्या चाहिए, 36, 35 या 40 आउट ऑफ 40? 10 बच्चों ने किए सर सिर्फ। इनको 41 नंबर चाहिए सर। अच्छा, सर 41 ऐसे हैंड रेस खड़े करने से थोड़ी आएंगे सर। अरे इच्छा तो होनी चाहिए कि भाई हम कर सकते हैं, तो पता होना चाहिए। चलो ज्यादातर बच्चों ने कर दी है, इसका मतलब भाई भाई सबकी सपने पूरे इच्छा होने है। से पहले सपने देखने और पड़ते हैं। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे गोल के बीच में पता है कौन खड़ा है? बताओ कौन खड़ा है? सीबीएसई। सीबीएसई नहीं 90 खड़ी। मिनट। अरे मैं नहीं खड़ा यार, मैं नहीं बड़ा थोड़ी ना। बेटा तुम दोनों के बीच में खड़ा है 90 मिनट ये है तुम्हारे पास। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये खड़ा है 40 आउट ऑफ 40 तुम्हारे गोल और तुम्हारे बीच में। ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये बड़ी एक, क्या बोलूं मैं इसको, बहुत बुरी सी चीज है। इसमें अगर तुमने अप्रोच अपनी सही रखी, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात, एक फैक्ट बता दूं, मैं एक फैक्ट है ये, दुनिया का अच्छे से अच्छा टीचर आ जाए सब्जेक्ट को पढ़ाने, चाहे तुम खुद ब्रह्मा जी को उतार लो आसमान से, अगर वो भी सब्जेक्ट को पढ़ाने आ जाए ना, तो सामने वाला हमेशा बोर ही होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये आपके इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी हिस्ट्री है कि जब से हम आजाद हुए तब से लेके अभी तक हमारी इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, हमने कैसे कैसे रिफॉर्म्स किए, हमने क्या क्या किया। अगर तुम चाहोगे तो भी तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें नहीं बनेगा, तुम्हें अपना एफर्ट देना पड़ेगा। 100 आउट ऑफ 100 नहीं, तुम्हें इससे ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई इसमें हो पाएगी। और तुम्हारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो अब है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो की तो मैं तुम्हारी ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक बार और करवा दूंगा, लेकिन बेटा इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा वर्क रहेगा तुम्हारा। मैं पढ़ाऊंगा पूरा, रिवीजन भी करवाऊंगा, नोट्स भी, टेस्ट भी सब मेरी तरफ से होगा। लेकिन अगर तुमने कहीं दोबारा इसको नहीं पढ़ा ना, तो ये ऐसा छूमंतर होएगा ना दिमाग से कि तुम देखते रह जाओगे वहां पे एग्जाम में क्या आ गया ये। इसीलिए इसके लिए थोड़ी अप्रोच हम ऐसी रखेंगे, थोड़ा मैं नोट्स में भी चेंज करूंगा, 100% ऑब्जेक्टिव है। तो हम ऐसा करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच रखेंगे कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सब हम बना देंगे। ऐसा कोई पॉइंट रहेगा ही नहीं जहां से क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें पता ना हो। और जो बड़े बड़े 3 राइटर्स हैं जिनकी बुक चलती है, बच्चों में तीनों बुक्स को मर्ज करके इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूं, तुम्हें पता है सबसे बड़े 3 राइटर कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के? 3 बुक आती है, वीके ओरी की आती है, संदीप गर्ग की आती है, और बीएल गुप्ता, शालिनी कपूर की आती है। और एनसीईआरटी खुद ऐसे ही, खैर वो धब्बा है खैर, लेकिन एनसीईआरटी भी है।
ये 3 बुक तुम ले लो, एनसीईआरटी को काउंट करके 4 ले लो, ये चारों बुक्स में मर्ज करके बनाता हूँ नोट्स, क्योंकि ये चारों बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। और मेरे जो नोट्स होंगे अगर तुम उनको घोट के पी गए तो तुम्हारे ये जो 22 मार्क्स है ना, तुम्हारे 18 आउट ऑफ 18 आ जाएंगे अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। ये तो कंफर्म है, ये तो तुम, मैं कह रहा हूं कि तुम 100 में से 90 का एफर्ट करोगे तो भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो 22 है ना इंडियन इको के, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एकदम जोर लगाना पड़ेगा, 100% से भी ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। और बताओ भाई कौन कौन इंडियन इको बिल्कुल मेहनत करके पढ़ने के लिए तैयार है, हैंड रेज करो अपना। तैयार है सर बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब स्ट्रेटेजी सबको समझ में आ गई, हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर ली है, सब कर लिया हम लोगों ने। फटाफट से हम मैक्रो खत्म करते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। होपफुली हम फेस टू फेस ही मिले, क्योंकि मेरी इच्छा ये सब पढ़ाने की फेस टू फेस ही है ना। लास्ट ईयर भी इंडियन इकोनॉमी मेरे को ऑनलाइन ही पढ़ानी पड़ी थी, है ना, तो मजा नहीं आया बिल्कुल भी, है ना। पूरी इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन पढ़ानी पड़ी थी तो मजा नहीं आया था बिल्कुल भी, है ना। खैर अगर ऐसा होता है इन केस में, तुम्हें एक जानकारी और दे दूं, अगर इन केस ऐसा हुआ कि हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ा इंडियन इकोनॉमी, तो मैं इसमें ओबीएस सेटअप करने वाला हूँ। मतलब मैं तुम्हें आधी स्क्रीन पे दिखता रहूंगा, है ना, और मेरे पीछे तुम्हें लिखा हुआ दिखता रहेगा, है ना। तो मैं दिखूंगा ना तो तुम्हारी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, मेरा ऐसा मानना है। चलो तो इतना ही रखते हैं बच्चों, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर यस हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम है। सर ये बैलेंस शीट ऑफ फिक्शनल बैंक क्या है? क्या चीज? बैलेंस शीट ऑफ फिक्शनल बैंक कहाँ लिख रहा है? सर मेरे सिलेबस में। बैलेंस शीट ऑफ फिक्शनल बैंक? यस सर। मेरे को सेंड करना बेटा, देखता हूँ मैं। आरबीएससी का सिलेबस तो मैंने ओके देखा हुआ सर। है, पढ़ाया भी हुआ है। एंड बैंक यस सर ये भी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार अगर तेरे पास बुक हो और ना आरबीएससी वाली, तो मेरे को टॉपिक की फोटो क्लिक करके भेजना, है सर ना। बुक नहीं है मेरे पास, मैंने अभी तक बुक्स परचेज नहीं की नोट्स की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा करना बेटा, अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हो जैसे तेरे को अभी पता लगा है आरबीएससी का, तो उसको नोट डाउन करना और मेरे को बता देना, मैं तेरे को अलग से पढ़ा दूंगा, है ना, कोई इशू नहीं। ओके सर। सब नॉलेज में है ना, सब पढ़ा रखा है मैंने, सीबीएसई आरबीएससी सब पढ़ा रखा है पहले, कोई इशू नहीं है, देख लेंगे अपन, है ना। ओके सर ये नवंबर में होएगा एग्जाम। बेटा, ये मेरा आइडिया ऐसा है कि नवंबर के 20 नवंबर के बाद ये होगा, नवंबर के लास्ट में। और मुझे लगता है दिवाली के बाद ही करेंगे। दिवाली कब की जरा चेक करो एक बार इस साल। 4 नवंबर। दिवाली 2021 4 नवंबर की है ना, तो मेरे ख्याल से बेटा ये तुम्हारे सेकंड वीक में हो सकता है स्टार्ट कर दें। लेकिन जो सीबीएसई ने बोला है नवंबर दिसंबर बोला है, तो नवंबर दिसंबर का मतलब ये है कि मीनिंग तो ये निकलता है कि ये थर्ड वीक में स्टार्ट होंगे, लास्ट वीक किसका, आपके नवंबर के लास्ट वीक में, लगभग सेकंड लास्ट या लास्ट वीक में ये स्टार्ट करेंगे, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये ओवर कर देंगे, है ना। और बीच में गैप रहेगा काफी अच्छा, ठीक ठाक सा, और ये ऑफलाइन ही होगा। इन केस अगर ये ऑनलाइन हुआ, इन केस अगर ये ऑनलाइन हुआ, तो फिर ये मान के चलो कि अप्रोच थोड़ी सी अलग हो सकती है सीबीएसई की, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ये ऐसा होगा, थोड़ा सा इजी कर देंगे जहां तक मुझे लगता है, हल्का सा, है ना। 100 से ये 95 कर देंगे ऐसा हुआ तो, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, ऑफलाइन ही होगा पेपर। तब तक थर्ड वेव वर्ड वेव जो भी है ना, ये लगता नहीं वैसे मेरे को थर्ड वेव आएगी, लेकिन अगर हुआ तो तब तक सब ओवर हो जाएगा, तो पेपर तो होगा, कोई भी इस गलतफहमी में सर ना एक रहे। डाउट था मन में। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे नवंबर दिसंबर में पेपर कंप्लीट होंगे, अपन लोग मिड दिसंबर लेके चलते हैं कि मिड दिसंबर में अगर टर्म 1 कंप्लीट होते हैं, तो फिर अगर ये बचा हुआ जो 50% कोर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए अपने पास केवल 2 मंथ्स रह जाएंगे अप्रोक्स। नहीं रहेंगे बेटा 2 मंथ्स, अप्रैल में है आपका टर्म 2 का पेपर। मार्च बोल रहे हैं ना, तो मार्च तो अपन पूरा उसमें दे देते नहीं हैं कि नहीं नहीं सैंपल नहीं पेपर नहीं, उनमें अप्रैल निकल जाएंगे। अप्रैल अप्रैल में है। और देखो मैं तुम्हें बता दूं एक बात यार, देखो अगर तुम ये सिलेबस देखोगे ना सब्जेक्टिव वाला, तो सब्जेक्टिव वाला सिलेबस इतना बड़ा है नहीं। तुम ये बताओ मैक्रो में अपने क्या बचेगा, मैक्रो में अपने सिर्फ बचेगा यूनिट नंबर 3। ऐसा नहीं है, अगर टाइम बचता है तो मैं पहले ही पढ़ा दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर मैक्रो में हम देखें तो क्या बचता है, सिर्फ यूनिट नंबर 3। ये यूनिट नंबर 3 मुश्किल से मिला के 20 दिन की है, मैं तो डिटेल में पढ़ाऊं बहुत ज्यादा तो भी 20 से 21 दिन की। और अगर हम ये देखें, मैं तुम्हें एक बात बता दूं जानकारी के लिए,
अगर इंडियन इकोनॉमी में तुम देखोगे ना, तो इंडियन इकोनॉमी में 70% ये दे चुके हैं किसमें, टर्म 1 में। तो यहाँ पे बचता है सिर्फ 30%, और ये इतना छोटा सा पोर्शन है कि ये जो सब है ना, ये मिला के तुम 20 से 22 दिन में खत्म कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो बच्चों 1.5 से 2 महीने में ये पूरा बहुत आराम से हो जाएगा, जो सेकेंड टर्म वाला है। ओके, ज्यादा जो हमें मेहनत करनी है फिलहाल, जो हमारे सामने टारगेट है वो है फर्स्ट टर्म के लिए। ओके, सेकेंड टर्म मुझे लगता नहीं इतना बड़ा थ्रेट है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आपके मार्क्स ज्यादा दिलवाता है। ऑब्जेक्टिव में गलती अगर हो जाए तो 100% आर या पार होता है, या तो 0 या 1, या तो कुछ नहीं मिलेगा या मिलेगा तो पूरा का पूरा मिलेगा। तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है और उसमें आपके रिस्क भी होती है। लेकिन सब्जेक्टिव हमेशा अच्छा होता है, और इसका पोर्शन सब्जेक्टिव का कम ही रखा है सीबीएसई ने, और मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को, ये अच्छी चीज है ना। तो बेटर रहेगा कि हम अभी फिलहाल सोचे सिर्फ इसके लिए, है ना। और भुवन, अपने पास फिर भी 1.5 महीना कम से कम रिवीजन के लिए रहेगा टर्म 2 में भी, और टर्म 2 में इतना सारा मैटर अपने पास है नहीं, तो बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे। ओके, और भाई किसी के मन में कोई डाउट? सर मार्च के मिड में तो हमारे टर्म 2 स्टार्ट हो जाएंगे ना? बेटा मुझे नहीं लगता है यार, मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक या अप्रैल में होंगे ये, जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ही होने सर वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर कितने मार्क्स का होगा? बेटा 40-40 मार्क्स के दोनों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों 40-40 मार्क्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे ये मत पूछो मेरे से भी, क्योंकि मुझे पता नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले, है ना। हाफ मार्क्स का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है ना। हो सकता है केस बेस वाले क्वेश्चन हो, उनके मार्किंग थोड़ी अलग हो। केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन होंगे वो हाफ मार्क्स के हो सकते हैं, हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन दे उसमें। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दें जो 2 मार्क्स के हो, कुछ भी हो सकता है बेटा यार, है ना। ये नहीं बताया गया अभी। चलो, तो अब जो भी डाउट होता है इसको रखना मन में, फिर अपनी जब क्लास होगी तब पूछना। आज मीटिंग ओवर करते हैं, जानकारी सबको मिल गई है, मैं सिलेबस सेंड कर देता हूँ, और शाम को टेस्ट कोई भी मिस नहीं करेगा, ये तुम्हारी प्रिपरेशन है, आज से शुरू हो गई है। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही रखते हैं ना, अब मिलते हैं मंडे को। ओके सर, ओके बाय बच्चों, सर, थैंक यू सर। टेस्ट Thank you, कितने बजे sir. है? वही 4 से 5, 4 बजे। बिल्कुल। चलो बच्चों, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।